सो हेलो वेलकम स्टूडेंट्स। कंप्यूटर का कंप्लीट सिलेबस आप सभी को यहाँ पे उसका सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। एंड बेसिकली ये जो वीडियो है, ये जो लाइव क्लास है, वो आप सभी का क्लास 10th कंप्यूटर का चैप्टर नंबर जो फर्स्ट है, सी भाषा का परिचय, महत्व एवं वेरिएबल्स की अवधारणा, ये चैप्टर का नाम है। इससे संबंधित होने वाला है। मीन आपको इसमें क्या क्या पढ़ना है, कितने टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं एंड पूरा क्या ओवरव्यू रहने वाला है, ठीक है। और मेनली जो अगर बात की जाए तो सिलेबस में हमारा फर्स्ट चैप्टर यहीं से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो आप अगर इकाई पे ध्यान नहीं देंगे, चैप्टर वाइज ध्यान देंगे, तो चैप्टर फर्स्ट आपका फर्स्ट है सी भाषा, परिचय, महत्व एवं वेरिएबल्स की अवधारणा। तो एक एक टॉपिक आपको बहुत ही इजी वे में और बहुत ही अच्छी तरीके से मैं समझाने की कोशिश करूंगा। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगेगा और ये लाइव क्लास। और फिर भी अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आपको जस्ट ओनली वन वर्क करना है। कमेंट बॉक्स आप सभी के लिए है, कमेंट बॉक्स में जाइए और आपका जो भी डाउट रहता है उसको वहाँ पे लिख करके सेंड कर दीजिए, ठीक है। हमारे पास आपका सवाल और क्वेश्चन पहुंच जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। और फर्स्ट चैप्टर हमारा है सी भाषा का परिचय, महत्व एवं वेरिएबल्स की अवधारणा। और इसमें जो मेनली टॉपिक हैं, तीन टॉपिक मेनली मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला जो टॉपिक है सी भाषा का परिचय, मतलब इंट्रोडक्शन ऑफ सी। दूसरा टॉपिक है आपका सी भाषा का महत्व, मतलब कि इम्पोर्टेंस ऑफ सी। और तीसरा जो टॉपिक्स है वो है वेरिएबल्स की अवधारणा, मतलब कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबल्स। तो पहले चैप्टर में ये तीन टॉपिक अगर आपने अच्छी तरीके से तैयार कर लिया तो पूरा आपका चैप्टर तैयार हो गया, आपको पहला नंबर, ठीक है। तो चलिए चलते हैं हम पहले टॉपिक की तरफ, जो कि हमारा है सी भाषा का परिचय, या फिर आप कह लें ये इंट्रोडक्शन पार्ट है। किसका? सी भाषा का, क्योंकि हमारा जो चैप्टर है वो भी तो सी भाषा ही है। सी भाषा का परिचय, महत्व और वेरिएबल्स की अवधारणा, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे अबाउट सी भाषा के बारे में कि बेसिकली ये सी भाषा है क्या, इसका विकास कैसे हुआ, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई और ये एक्चुअल में है क्या, ठीक है। सी भाषा आपको बहुत देर से आपको सुनने को मिल रहा है। तो बेसिकली है क्या सी? सी भाषा क्या है भाई? ABCD हमने देखा है, हिंदी भाषा सुना है, इंग्लिश भाषा सुना है, सी भाषा है क्या? तो सबसे पहले मैं शॉर्ट में आपको ओवरव्यू देना चाहूँगा कि जैसे हम कंप्यूटर में कोई भी लैंग्वेज आप देखते हैं, आजकल बहुत सारे लैंग्वेज आ गए हैं, जावा, C++, पाइथन, ये सब आपके लॉन्ग में है, थोड़े से एडवांस लेवल में। वैसे जो हमारा सी है, सी भी एक प्रकार का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसकी सहायता से हम प्रोग्राम लिखते हैं, डेवलप करते हैं, कोड लिखते हैं, ठीक। तो आपको ज़्यादा लॉन्ग में आपको नहीं अभी डिस्कस करूंगा सी के बारे में। बस ये आप ये समझ लो ओवरव्यू में शॉर्ट में कि सी क्या है, एक प्रकार का लैंग्वेज है। कैसा लैंग्वेज है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। अब चलिए टॉपिक की तरफ चलते हैं, सी भाषा का परिचय। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है सी कंप्यूटर की बहुत ही लोकप्रिय प्रोग्रामिंग भाषा है। मैंने आपको बताया क्या है प्रोग्रामिंग भाषा है, क्योंकि यह संगठित, स्ट्रक्चर्ड, उच्च स्तरीय तथा किसी एक मशीन या ऑपरेटिंग सिस्टम से बाध्य नहीं है। क्यों यह लोकप्रिय भाषा है? उसका रीजन यह है, सी एक लोकप्रिय प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन यह है क्योंकि यह किसी भी प्रकार की हाई लेवल लैंग्वेज या फिर किसी भी प्रकार के मशीन या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम से यह बाध्य नहीं है, ठीक है। यह सभी प्रकार के कंप्यूटर पे कार्य करता है। कोई भी प्रोग्रामर बिना हार्डवेयर की चिंता किए हुए अपने प्रोग्राम को बना सकता है, ठीक है। अब देखिए सी, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका यही है कि यह सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप नोट कर लेना, सी कंप्यूटर की बहुत ही लोकप्रिय प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, क्योंकि यह किसी भी प्रकार के हाई लेवल मशीन या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम से बाध्य नहीं है। यह किसी भी कंप्यूटर पर कार्य करता है। प्रोग्रामर इसको कहीं भी किसी भी कंप्यूटर पे डेवलप कर सकता है, रन कर सकता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। सन 1960 में एल्गोल भाषा का विकास हुआ, जो ब्लॉक संरचना पर आधारित था। इसी ब्लॉक संरचना से संरचनात्मक प्रोग्रामिंग की अवधरंगा का जन्म हुआ, जो सभी आधुनिक भाषाओं की जननी है। तो अगर आपसे कोई पूछा जाता है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जननी कौन सी है, कौन सी भाषा है, तो उस भाषा का नाम क्या है? एल्गोल भाषा, ठीक है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जो जननी है वो कौन सी भाषा है? वो है एल्गोल भाषा। और इसकी जो उत्पत्ति है वो कब हुई? सन 1960 ईस्वी में हुई। इसमें आप क्वेश्चन भी बनते हैं, एक एक नंबर वाले क्वेश्चन, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, बहुविकल्पी प्रश्न। तो इसीलिए मैं आपको एक एक पॉइंट बताता जा रहा हूँ।
उसके बाद देखिए थर्ड नंबर पॉइंट है, सन 1967 में मार्टिन रिचर्ड ने एक भाषा का विकास किया जो बीसीपीएल मतलब बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहलाई। ठीक है, आपसे अगर पूछ लिया जाता है बीसीपीएल का फुल फॉर्म क्या होता है, तो नोट कर लो, बीसीपीएल का फुल फॉर्म क्या है, बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, प्रमुख रूप से इस भाषा का उपयोग सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाने के लिए किया गया। सन 1970 में केन थॉमसन ने बीसीपीएल में कुछ विशेषताएं जोड़कर एक नई भाषा का विकास किया जो बी भाषा कहलाई, और बी भाषा का प्रयोग यूनिक्स के प्रारंभिक संस्करण को लिखने में किया गया था। अब क्वेश्चन ऐसे बनता है, इसलिए मैं आपको एक एक चीजें इसमें समझा रहा हूँ, एक एक टॉपिक। क्वेश्चन ऐसे बनता है कि बी भाषा का कब बी भाषा का विकास किसने किया, किस सन में किया, और इसकी विशेषताएं क्या थी। ठीक है, तो देखिए बी भाषा का उपयोग मैंने आपको बताया सन 1970 में इसका विकास हुआ, केन थॉमसन ने किया। ठीक है, कैसे किया, बीसीपीएल जो लैंग्वेज था उसमें कुछ और विशेषताएं जोड़ी और एक नई भाषा बना दी जिसको हम क्या कहा, बी भाषा कहा। ठीक है, इसका उपयोग किस लिए किया गया, यूनिक्स के प्रारंभिक संस्करण को लिखने में किया गया। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। फिर चलते हैं हम फोर्थ नंबर पॉइंट की तरफ, क्योंकि ये हमारा टॉपिक क्या है, ये हमारा टॉपिक है हिस्टोरिकल इंट्रोडक्शन ऑफ सी भाषा का परिचय। इसमें हमको पूरा प्रारंभिक से लेकर लास्ट तक पूरा उसको देखना है। ठीक है, उसके बाद सन 1972 में डेनिस रिची ने वेल प्रयोगशाला में एल्गोल, बीसीपीएल तथा बी के उपयोग से एक नई भाषा का निर्माण किया जिसे सी भाषा कहा गया। अब जाके बना हमारा कौन सा लैंग्वेज, सी लैंग्वेज। अब जाकर के विकास किया गया सी लैंग्वेज का। किसने किया, सर डेनिस रिची ने 1972 ईस्वी में वेल प्रयोगशाला में एल्गोल, बीसीपीएल तथा बी भाषा के उपयोग से एक नई भाषा का निर्माण किया जिसे सी भाषा कहा गया। 100% ये क्वेश्चन हर जगह पूछा जाता है और हर जगह पूछा भी जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये लाइन है, तो इसको आप अच्छी तरीके से समझ लो। सी भाषा का विकास किसने किया, सर डेनिस रिची ने सन 1972 में वेल प्रयोगशाला में किया था। किन लैंग्वेज के उपयोग से, एल्गोल, बीसीपीएल और बी लैंग्वेज, इन तीनों के उपयोग से सी भाषा का निर्माण हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है उसके बारे में हम देखते हैं। सी भाषा में इन तीनों भाषाओं की अवधारणाओं को जोड़ा गया। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य विशेषताएं भी जोड़ी गई। इस भाषा का आविष्कार यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ हुआ। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास भी बेल प्रयोगशाला में बेल लेबोरेटरी में हुआ था तथा इसका अधिकांश भाग सी भाषा के ही उपयोग में विकसित किया गया। ठीक है, अब देखो जो हमारा सी भाषा था उसमें कौन कौन से लैंग्वेज थे, बीसीपीएल, एल्गोल, बी, इन लैंग्वेज के जो भी कॉन्सेप्ट थे उनको इसमें जोड़ा गया था और इसके अलावा भी इसमें कुछ और भी चीज़ें अपग्रेड की गई थी। ठीक है, और इसका जो मेनली आविष्कार किया गया था वो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ किया गया था और इसका विकास, ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास कहाँ पे हुआ, ऑपरेटिंग सिस्टम का भी विकास बेल प्रयोगशाला में हुआ था। ठीक है, इसको आप नोट कर लेना। फिर उसके बाद लास्ट यहाँ पे पॉइंट है सी भाषा के इतिहास के बारे में। सी का प्रारंभिक उपयोग काफ़ी समय तक शैक्षणिक वातावरण में किया जाता रहा, लेकिन यूनिक्स की प्रसिद्धि तथा सी कंपाइलरों के वाणिज्यिक प्रयोग के बाद इसका काफ़ी तेजी से प्रयोग बढ़ गया। आज सी भाषा का प्रयोग बहुत से ऑपरेटिंग सिस्टम तथा हार्डवेयर पर जो है किया जा रहा है। सन 1978 में ब्रायन कर्मिंघम ने डेनिस रिची ने अपनी पुस्तक द सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रकाशित की। अगर आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन, द सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लेखक कौन है, इसको कब प्रकाशित किया गया, तो आपका जवाब कहाँ रहेगा, इसी लाइन में है। सन 1978 ईस्वी में ब्रायन कर्मिंघम और डेनिस रिची ने इस पुस्तक को डेवलप किया। इस पुस्तक के बाजार में आने के बाद सी सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध भाषा बन गई तथा के एंड आर भाषा भी कहा जाने लगा। ठीक है, सन 1983 ईस्वी में अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट तथा एक नई तकनीकी समिति का गठन किया गया जिससे सी भाषा का एक मानक तैयार किया जा सके। इस समूह ने सन 1989 ईस्वी में सी का एक नया संस्करण प्रस्तुत किया जो ANSI सी कहलाया। सन 1990 में विश्व मानक संगठन ने इसे प्रमाणित किया। ठीक है, तो ये था हमारा सी भाषा का पूरा जो ओवरव्यू, पूरा का पूरा इसका इतिहास, अबाउट सी भाषा के बारे में
ठीक है। तो आई होप आपके जो डाउट हैं इसमें क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप इसको ड्रॉप करना, अपने कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। और इस वीडियो का रेटिंग भी आप देना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं, जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं, बहुविकल्पी, अति लघु उत्तरी, दीर्घ उत्तरी, सब कुछ आपको सॉल्व करा जाएगा, सबका आपको आंसर मिलेगा, ठीक है। ये कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं, ये उनके सन है कि किस सन में इसको डेवलप किया गया था, और उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, किस ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप किया, और ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम है, ठीक है। कौन कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं, और ये समिति का नाम है, कौन कौन सी समिति या फिर किसने इसको डेवलप किया था। डेवलपर का नाम है, आप ये कह लो डेवलपर का नाम है, ठीक है। जैसे 1960 में किसको डेवलप किया, एल्गोर को डेवलप किया गया, ये क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। किसने डेवलप किया, अंतरराष्ट्रीय समिति ने किया। 1967 में किसको डेवलप किया गया, बीसीपीएल लैंग्वेज को, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डेवलप किया गया। इसका जो आविष्कारक थे वो कौन थे, मार्टिन रिचर्ड। 1970 में बी लैंग्वेज को डेवलप किया गया, इसके आविष्कारक हैं केन थॉमसन। उसके बाद 1972 ईस्वी में ट्रेडिशनल सी को लॉन्च किया गया, जिसके जो भी डेवलपर हैं वो कौन है, डेनिस रिची। 1978 ईस्वी में KNRC नाम के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डेवलप किया गया, जिसका नाम क्या था, जिसके जो भी डेवलपर थे वो कौन है, कर्मिंगम और डेनिस रिची, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया। 1989 ईस्वी में ANSI के बारे में डेवलप किया गया इस लैंग्वेज को, और ANSI समिति थी इसके जो भी डेवलपर। 1990 ईस्वी में जो ऑफिशियल आया ANSI और ISOC, इसके जो डेवलपर हैं वो कौन है, ISO समिति, जो कि ऊपर आपको बताया गया था ISO के बारे में, इंटरनेशनल नेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये था आपका पहला टॉपिक। जो आपका टॉपिक कौन सा है, सी भाषा का परिचय। आई होप आपको ये जो टॉपिक है पहला आपका और फर्स्ट क्लास पूरा आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट क्लास आपका रहने वाला है सी भाषा का महत्व, जो कि आपको सेकेंड नंबर लेक्चर में आपको इसका पूरा बताया जाएगा कि सी भाषा की क्या क्या इंपॉर्टेंस है और आपको इसको जानना क्यों जरूरी है, ठीक है। सो हेलो, वेलकम स्टूडेंट्स, न्यू क्लास में आप सभी का वेलकम है। बेसिकली फर्स्ट क्लास जो हमारा था उसमें हमने क्या देखा था, थोड़ा सा मैं रिपीट कर दे रहा हूँ आपको। तो हमारा चल रहा था क्लास 10th में चैप्टर नंबर फर्स्ट, और आपका चैप्टर क्या चल रहा था, सी भाषा का परिचय, महत्व और वेरिएबल्स की अवधारणा, जिसमें मेनली आपको सबसे पहला जो चैप्टर लेक्चर था उसमें हमने क्या था, इंट्रोडक्शन का पार्ट था। तो इंट्रोडक्शन के पार्ट में हमने आपको बताया था सी भाषा का परिचय, ठीक है। इसका टोटल आपको ओवरव्यू बताया था। और आज का जो लेक्चर है सेकेंड नंबर, उसमें हम आपको बताने वाले हैं सी भाषा का क्या महत्व है, ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ सी। तो फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या बताया आपको, फर्स्ट लेक्चर में हमने बताया था हिस्ट्री ऑफ सी, पूरा आपको डिटेल में बताया था सी को कैसे डेवलप किया गया, उससे पहले कौन कौन से लैंग्वेज आए, किसने डेवलप किया। तो कंप्लीट आपने अगर वॉच नहीं किया है फिर भी कोई सुनिए, पहले जाइए आप फर्स्ट लेक्चर को वॉच करिए, उसके बाद सेकंड को वॉच करिए, नहीं तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, ठीक है। तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हो। आज चलते हैं हम सेकंड नंबर, आपका जो टॉपिक है सेकंड नंबर लेक्चर है और फर्स्ट चैप्टर का सेकंड नंबर टॉपिक सी भाषा का महत्व। इसको आज हम देखेंगे, इसको आज हम समझेंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंस है सी लैंग्वेज के, क्यों हम सी लैंग्वेज को यूज़ करें, क्यों हम दूसरे लैंग्वेज को यूज़ ना करें, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंस, इतना इसमें क्या अच्छी चीज़ें हैं, ठीक है। और क्या है जो और भी चीज़ों से, और भी लैंग्वेज से ये इसमें बेहतर इसको बनाती है। तो ये सब हम देखेंगे, किसमें देखेंगे, इसी टॉपिक में हम समझेंगे, जानेंगे, ठीक है। तो बेसिकली सी भाषा के बारे में बहुत सारे आपको मैं इंपॉर्टेंस बताने वाला हूँ पॉइंट के बारे में। तो इसकी तो महत्व बहुत ज़्यादा है, बट कुछ ही पॉइंट हैं जो आपको एग्जामिनेशन में, जैसे 5 नंबर में आएगा तो 5 टॉपिक आप लिख दो, 4 नंबर में आ रहा है या फिर 3 नंबर में आ रहा है तो आप 2 टॉपिक लिख दो, ठीक है। ऐसा रहेगा, आपके ऊपर डिपेंड है। तो चलिए देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ सी। तो सी भाषा अत्यंत लोकप्रिय भाषा है क्योंकि इसमें निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। क्यों लोकप्रिय भाषा है, कल का लेक्चर हमने देखा था, आपने अगर वॉच किया था, पढ़ा था, तो आपको समझ में आ गया होगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा सी लोकप्रिय भाषा क्यों है, मैं आपके कमेंट्स को जरूर वॉच करूंगा, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला जो टॉपिक है वो है सुरुचिपूर्ण, ठीक है। सुरुचिपूर्ण, इसका मतलब क्या होता है, पहला पॉइंट इंपॉर्टेंस में पहला पॉइंट है सुरुचिपूर्ण, ठीक है। तो जो हमारा सी लैंग्वेज है ये एक रुचिपूर्ण भाषा है क्योंकि इसमें काफी संख्या में पूर्व निर्धारित फंक्शन तथा ऑपरेटर होते हैं जिनका उपयोग कठिन प्रोग्राम को बनाने में किया जाता है, ठीक है। बेसिकली देखिए,
अभी तो आपका स्टार्टिंग है। फंक्शन ऑपरेटर के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो कोई इशू नहीं है, आपको आगे चल के ये सब समझ में आ जाएगा, फंक्शन क्या होता है, ऑपरेटर क्या होता है। अभी आप समझने के लिए बस समझो सी भाषा के बारे में। तो सी भाषा जो होता है बहुत अच्छी लैंग्वेज है, क्योंकि इसमें बहुत सारे पहले से ही बनाए गए फंक्शंस होते हैं, ऑपरेटर होते हैं, जिनका हम यूज कर सकते हैं किसी भी प्रोग्राम में। ठीक है, इससे हमको क्या होता है, ईजी हो जाता है। सी भाषा का कंपाइलर जो होता है वो असेंबली भाषा की विशेषताएं भी रखता है। ठीक है, सी भाषा का जो कंपाइलर होता है वो किसका विशेषता रखता है, असेंबली लैंग्वेज का। इसलिए इस भाषा का प्रयोग सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाने में भी किया जाता है। आज सी भाषा के कई कंपाइलर ऐसे भी हैं जो खुद सी भाषा से बनाए गए हैं। अब देखिए, कंपाइलर इसका जो है वो भी सी भाषा से ही बना हुआ है, मतलब ये इतना अच्छा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है कि इसका कंपाइलर खुद इसी के लैंग्वेज से बनाया गया है। तो अगर आप सोच सकते हैं इतना अच्छा लैंग्वेज है ये सी, इसकी ये कितनी इम्पोर्टेंस है हमारे पास। ठीक है, एक सॉफ्टवेयर के लिए, एक सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है ये लैंग्वेज। ठीक है, तो आप सब के लिए भी जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो ये तो हो गया पहला पॉइंट आपका, सुरुचिपूर्ण। ठीक है, सेकंड है हमारा सक्षम तथा तीव्र। ठीक है, इफिशियंट एंड हाई स्पीड। ठीक है, आपको पॉइंट से ही समझ गया होगा सी भाषा के बारे में कि ये इफिशियंट है, हाई स्पीड है। तो देखिए, जो हमारा सी लैंग्वेज है वो अपने आप में काफ़ी सक्षम है, क्योंकि इसमें कई प्रकार के डाटा टाइप होते हैं तथा शक्तिशाली ऑपरेटर होते हैं। यह भाषा अन्य भाषाओं की तुलना में तीव्र होता है। उदाहरण के तौर पर यह भाषा बेसिक भाषा से कई गुना तीव्रता से कार्य करता है। तो सेकंड पॉइंट हमारा हो गया हाई स्पीड एंड इफिशियंट। ठीक है, ये जो सी लैंग्वेज है ये काफ़ी तीव्र होता है, इसके प्रोग्राम बहुत ज़्यादा जल्दी रन होते हैं और भी लैंग्वेज की तुलना में, बेसिक लैंग्वेज की तुलना में। ठीक है, थर्ड नंबर जो पॉइंट है वो है हमारा पोर्टेबल। तो इम्पोर्टेंस ऑफ सी में थर्ड नंबर पॉइंट हम देखेंगे पोर्टेबल के बारे में। तो हम क्यों कहें कि सी जो है ये पोर्टेबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसका रीज़न यह है कि यह भाषा किसी एक मशीन या ऑपरेटिंग सिस्टम पे बाध्य नहीं है। अर्थात किसी एक कंप्यूटर पर बनाया गया सी प्रोग्राम किसी दूसरे कंप्यूटर पर भी ले जा करके हम कोई थोड़ा बहुत परिवर्तन करेंगे और उसको हम इजीली वे में रन कर सकते हैं। पोर्टेबल मतलब आपको समझ में आ गया, जैसे आपका लैपटॉप, मोबाइल फोन, ये सब क्या है, पोर्टेबल है। पोर्टेबल मतलब एक जगह से दूसरे स्थान पे हम आसानी से इसको ले जा सकते हैं, यूज कर सकते हैं, कोई भी इशू नहीं होगा। उसी प्रकार हमारा भी जो सी लैंग्वेज है, इसके द्वारा जो भी हम प्रोग्राम बनाएंगे वो पोर्टेबल होता है, उसको दूसरे भी कंप्यूटर में, ऑपरेटिंग सिस्टम में हम रन कर सकते हैं, उसमें कोई ज़्यादा हमको इशू नहीं करेगा। फोर्थ नंबर पॉइंट है संरचनात्मक भाषा, मतलब स्ट्रक्चरल लैंग्वेज। तो जो हमारा सी लैंग्वेज है एक संरचनात्मक भाषा है। अतः इस भाषा में किसी बड़े प्रोग्राम को बनाने के लिए उस प्रोग्राम को छोटे छोटे भागों में विभक्त किया जा सकता है, जिन्हें फंक्शन कहा जाता है। फंक्शन के प्रयोग से प्रोग्राम में गलतियां ढूंढना आसान हो जाता है। तो ये जो हमारा सी लैंग्वेज का फोर्थ नंबर जो इम्पोर्टेंस है वो यह है कि यह स्ट्रक्चरल लैंग्वेज है। इससे क्या हमको बेनिफिट मिलता है कि हम क्या कर सकते हैं, अगर किसी इस भाषा में किसी बड़े प्रोग्राम को हम बनाते हैं तो उसको हम छोटे छोटे प्रोग्राम में क्या कर सकते हैं, पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। उससे हमको क्या बेनिफिट मिलेगा, इससे हमको फंक्शन हम कह सकते हैं इसको, और इसको हम प्रयोग करके हम प्रोग्राम में जो भी गलतियां होती हैं उसको हम आसानी से ढूंढ सकते हैं, खोज सकते हैं। तो इसके वजह से क्या है, इसका इम्पोर्टेंस नंबर फिफ्थ हम देखें, वाइड एक्सेप्टेबिलिटी। ठीक है, मतलब व्यापक स्वीकार्यता। तो जो हमारा सी भाषा है सभी प्रकार के कार्यों के लिए उपयुक्त प्रोग्रामिंग भाषा है। अतः इसी कारण से यह विश्व के सबसे ज़्यादा प्रोग्रामरों द्वारा प्रयोग में लाया जा रहा है तथा पूरे विश्व में इस भाषा को स्वीकार किया गया है। ठीक है, तो ये थे इम्पोर्टेंस ऑफ सी लैंग्वेज। जो भी सी लैंग्वेज के महत्व हैं उसके 5 पॉइंट हमने बताया है आपको, 5 टॉपिक्स। तो सबसे पहला मैंने आपको बताया था सुरुचिपूर्ण। ठीक है, उसके बारे में आपको बताया। सेकंड जो हमने बताया इफिशियंट और हाई स्पीड। थर्ड नंबर हमने बताया आपको पोर्टेबल है। फोर्थ नंबर जो हमारा सी लैंग्वेज है वो क्या है, संरचनात्मक भाषा है। और फिफ्थ नंबर है व्यापक स्वीकार्यता। ठीक है, तो इतना जो पॉइंट है वो आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। और ये सेकेंड नंबर जो टॉपिक था फर्स्ट नंबर चैप्टर में वो भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। और अब थर्ड नंबर जो पॉइंट है इस चैप्टर का सबसे लास्ट, वो थर्ड नंबर लेक्चर में हम देखेंगे वेरिएबल्स की अवधारणा, यानी कि वेरिएबल्स का जो भी कॉन्सेप्ट है उसको हम समझेंगे, वेरिएबल्स के बारे में पढ़ेंगे।
तो ये हमारा फर्स्ट लेक्चर में कंप्लीट हुआ था सी भाषा का परिचय। सेकेंड लेक्चर आप देख रहे थे सी भाषा का महत्व। थर्ड नंबर जो लेक्चर आएगा उसमें हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबल क्लास चलेगा। उसके बाद हमारा जो फर्स्ट नंबर चैप्टर है वो हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके सो हेलो वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। कमेंट बॉक्स में जल्दी से अपना अटेंडेंस ड्रॉप कर देना। एंड बेसिकली ये हमारा होने वाला है लेक्चर नंबर थर्ड। लेक्चर नंबर फर्स्ट और लेक्चर नंबर सेकंड ऑलरेडी हमारा कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हमने बहुत सारे टॉपिक्स आपको अच्छी तरीके से समझा दिया है। तो हमारा क्लास 10th का कंप्यूटर में चैप्टर नंबर फर्स्ट चल रहा था और उसमें 3 महत्वपूर्ण टॉपिक थे, जो कि हमारा चैप्टर है सी भाषा का परिचय, महत्व और वेरिएबल्स की अवधारणा। पिछली वीडियो में मैंने आपको सी भाषा का परिचय मतलब पूरा इंट्रोडक्शन पार्ट था, जिसमें आपको पूरा कंप्लीट मैंने बताया कैसे सी की उत्पत्ति हुई, उससे पहले कौन कौन से लैंग्वेज आए थे, पूरा इसका क्या इतिहास रहा था, तो पूरा डिटेल्स आपको स्टेप बाय स्टेप बताया था। सेकेंड नंबर जो लेक्चर था उसमें मैंने आपको बताया था इंपॉर्टेंस ऑफ सी, 5 नंबर का या फिर 4 नंबर का कम से कम बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, ठीक है। और ये टॉपिक सेकेंड नंबर लेक्चर में कंप्लीट हुआ था। फिर आता है आज का हमारा लेक्चर, जो कि है हमारा थर्ड नंबर, वेरिएबल्स की अवधारणा। मतलब वेरिएबल्स होते क्या हैं, वेरिएबल्स का क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे आप समझोगे कि ये वेरिएबल है, या फिर वेरिएबल को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, वेरिएबल को कैसे बनाते हैं। तो पूरा जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है वेरिएबल्स के बारे में, जो टॉपिक है, सब कुछ आपको इस पार्ट में, इस लेक्चर में कवर हो जाएगा, ठीक है। उससे पहले आप सभी के लिए एक क्वेश्चन है कि कंप्यूटर का जनक कौन है, या फिर कंप्यूटर के जनक कौन है और किस सन में इसकी खोज हुई या फिर उत्पत्ति की गई, ठीक है। जो सबसे फर्स्ट, सबसे स्टार्टिंग कंप्यूटर था उसका नाम क्या था, इतना आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। मैं चेक करूंगा आप सभी के कमेंट्स को, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक्स को। और टॉपिक हमारा क्या है, वेरिएबल्स की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबल्स, और इसी में हम देखेंगे वेरिएबल्स को कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं वेरिएबल होता क्या है। तो बेसिकली वेरिएबल क्या होता है, किसी डाटा का नाम होता है। वेरिएबल क्या होता है, किसी भी डेटा का नाम होता है। बस इस पॉइंट को अगर आपने समझ लिया तो आप पूरा वेरिएबल को समझ लोगे, ठीक है। या फिर आप ये भी कह सकते हो वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल एक कंटेनर होता है जो क्या करता है, डिटेल्स को, डाटा को कंटेन करता है, ठीक है, जिनका उपयोग डाटा के मान को संग्रहित करने के लिए किया जाता है, ठीक है। मतलब वेरिएबल्स का यूज हम किस लिए करते हैं, वेरिएबल्स का यूज हम डाटा को संग्रहित करने के लिए करते हैं। संग्रहित का मतलब इकट्ठा करने के लिए, जमा करने के लिए करते हैं। अर्थात किसी वेरिएबल का अर्थ कंप्यूटर की मेमोरी में किसी स्थान पर भाषा संचित डाटा को नाम देना होता है। बस बहुत ही शॉर्ट तरीके से आप समझ लो वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट ये होता है। जैसे आपका नाम है ए, ठीक है, मेरे पास 5 वैल्यू है। कौन कौन सी वैल्यू है, 5, ठीक है। एक हो गया 5 नंबर, एक हो गया 10 नंबर, ठीक है। ऐसे ही मान लो एक हो गया 11 नंबर, एक हो गया 12 नंबर, ठीक है, और एक मान लो हो गया ये 4 नंबर। अब मैंने इस अलग अलग नंबर को किस में असाइन कर दिया, ए नंबर के, ए नाम के वेरिएबल में असाइन कर दिया। तो अगर हम मुझे यूज करना रहेगा कहीं पर इतने, मतलब कहीं पे मुझे ये नंबर यूज करना रहेगा, लाना रहेगा, तो मैं क्या कर लूंगा, मैं ए को कॉल कर लूंगा, ए को मैं बुलाऊंगा तो ये नंबर ऑटोमेटिक आ जाएंगे। क्यों, क्योंकि ए नाम के वेरिएबल के अंदर मैंने इन सब नंबर को असाइन किया हुआ है, संग्रहित किया हुआ है, रखा हुआ है। तो मैं इन सब नंबर को न लिख करके केवल ए को लिख दूंगा तो ये हो जाएगा। एक दूसरा एग्जांपल से समझो, क्या पता आपको पूरा डाउट क्लियर हो जाए। जैसे मान लो, ठीक है, अभी आपको क्या करना है, मान लीजिए आपको 2 एडिशन करना है। एडिशन का मतलब 2 जोड़ना है 2 नंबर को। जैसे ए का मान कितना है, ए का जो वैल्यू है वो 4 है, बी का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू 5 है, ठीक है। अब हमें इसको ऐड करना है, तो कैसे ऐड करोगे, क्या 4 + 5 करोगे, नहीं, हम a + b करेंगे, और a + b करेंगे, जो आएगा वो c में स्टोर हो जाएगा, और इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा, c का जो मान हो जाएगा, मतलब c नाम का जो वेरिएबल है उसका जो वैल्यू हो जाएगा वो 9 हो जाएगा। तो वेरिएबल्स मेनली इसी तरह कार्य करता है। वेरिएबल कुछ नहीं होता है, वेरिएबल एक नंबर होता है, संख्या हो सकता है, नाम हो सकता है। वेरिएबल जो भी आप नाम रखना चाहो वो हो सकता है, ठीक है। इसका हम यूज़ किस लिए करते हैं, इसका यूज़ हम मेनली डेटा को
संग्रहित करने के लिए, स्टोर करने के लिए करते हैं। ठीक है, बहुत ही क्लियर वे में मैंने आपको समझाया। किसी वेरिएबल के नाम का प्रोग्राम में प्रयोग करने का अर्थ है कि कंप्यूटर मेमोरी में संचित से डाटा का प्रयोग करना। ठीक है, इसमें वही बताया गया कि वेरिएबल का नाम का अगर हम यूज़ कर रहे हैं मतलब हम डेटा को यूज़ कर रहे हैं। इसमें मैंने वही चीज़ आपको बताया था, एक को यूज़ कर रहा हूँ मतलब 4 5 6 नंबर को यूज़ कर रहा हूँ। एक वेरिएबल किसी एक ही डाटा को इंगित करता है। ठीक है, जो कि संख्या या वर्ड हो सकते हैं। वेरिएबल का मान प्रोग्राम के क्रियान्वयन के समय परिवर्तित हो सकता है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया वेरिएबल के बारे में। जो भी आपको चीज़ें समझ में आ गई हैं, एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। वेरिएबल इज अ कंटेनर। जैसे देखो, वाटर होता है और बॉटल होता है। ठीक है, वाटर एंड बॉटल। जो हमारा वाटर होता है मतलब जो पानी होता है, उसको हम किस चीज़ के अंदर रखते हैं? मान लिया मैंने बॉटल के अंदर रखा हुआ है, बी क्या हो गया? वेरिएबल हो गया। और ये हमारा वाटर क्या हो गया? इसके अंदर रखा हुआ है, तो ये क्या हो गया? ये डाटा हो गया। तो वेरिएबल हमारा क्या हो गया? बॉटल हो गया, और उसके अंतर्गत जो पानी है वो क्या हो गया? डाटा हो गया। यही हमारा कॉन्सेप्ट होता है वेरिएबल का। अब बात करते हैं वेरिएबल का नामकरण, मतलब हम वेरिएबल को कैसे लिखते हैं। ठीक है, मतलब अब ऐसा तो नहीं होता है कि आप कैसे भी लिख दोगे और वह वेरिएबल कहलाएगा। उसमें कुछ नियम है जो कि आपको ध्यान में रखना होता है। तो सी प्रोग्राम में किसी भी वेरिएबल को उसके नाम द्वारा घोषित किया जाता है तथा वेरिएबल का नाम ठीक उसी प्रकार दिया जाता है जिस प्रकार आइडेंटिफायर के नाम दिए जाते हैं। नीचे दिए गए कुछ सारणी हैं जिनमें वैध और अवैध वेरिएबल के नाम दिए गए हैं। मतलब नीचे आपको ये बताया गया है कि कैसे, अगर देखिए इसमें बताया गया है, आपको इसमें एग्जाम्पल दिया गया है कि कौन सा वेरिएबल का नाम सही है, कौन सा वेरिएबल का नाम गलत है। मतलब किस टाइप से हम वेरिएबल को लिख सकते हैं, किस टाइप से हम वेरिएबल को नाम दे सकते हैं, और किस टाइप से हम वेरिएबल को नाम नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा जो होता है ये कॉन्सेप्ट है, और ये एग्जाम्पल है आप सभी के लिए। तो इस साइड में वेरिएबल्स का नाम दिया हुआ है और इस साइड में आप सभी के लिए इंडिकेटर दिया गया है कि ये सही लिखा गया है या फिर नहीं लिखा गया है, ये वेरिएबल का नाम सही है या फिर नहीं, इसको हम वेरिएबल घोषित कर सकते हैं या फिर नहीं। जैसे काउंटर, काउंटर यहाँ पे लिखा हुआ है, तो स्टार्टिंग में जो हमारा कैपिटल है वो सी है, बाकी सब स्मॉल में है, तो कोई इशू नहीं है, मतलब यह सही वेरिएबल है। ठीक है, इसको हम यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद दिया हुआ है बीच में स्पेस के लिए बैक स्पेस दिया गया है और दोनों को कनेक्ट किया गया है, तो ये भी लिखने का तरीका सही है, ये भी लिखने का तरीका सही है। स्टार्टिंग में क्या हो सकता है? स्टार्टिंग में जो हमारा स्मॉल लेटर हो सकता है। ठीक है, उसके बाद देखिए ये लिखने का तरीका, स्टार्टिंग में कैपिटल लेटर, फिर उसके बाद जो इसमें दिया गया अंडरलाइन, उसके बाद फिर कैपिटल लेटर, ये भी लिखने का तरीका सही है वेरिएबल को। स्टार्टिंग में बैक कैप यहाँ पे वो हो गया और उसके बाद नंबर दे दिया गया, उसके बाद जो वर्ड है वो आया, ये भी लिखने का तरीका सही है। बट यहाँ आप देखिए एक वेरिएबल का नाम डिक्लेयर किया गया है फर्स्ट, उसके बाद बीच में क्या है? स्पेस है, बीच में क्या है? स्पेस है। ठीक है, तो हम इस प्रकार वेरिएबल का नाम नहीं दे सकते हैं, मतलब इस प्रकार हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। यह क्या है? अवैध है। अवैध मतलब ये लिखने का गलत तरीका है, और उसका रीजन क्या है? क्योंकि इसके बीच में एक स्पेस है, स्पेसिंग की वजह से ये रॉन्ग वे है। फिर देखिए यहाँ पे एक वेरिएबल का नाम दिया गया है सेविंग क्वेश्चन मार्क अकाउंट। अब इसमें देखिए हमने क्यों इसको अवैध किया है, मतलब यह क्यों गलत है लिखने का तरीका? क्योंकि इसमें क्या है? इसमें क्वेश्चन मार्क का उपयोग किया गया है। मतलब वेरिएबल का नाम लिखते समय हमको क्वेश्चन मार्क का यूज नहीं करना है। वेरिएबल को का नाम हमको लिखते समय स्पेस का बीच में यूज नहीं करना है। वेरिएबल का नाम लिखते समय ये सब ध्यान देना है। ब्रेक नाम का हम वेरिएबल क्रिएट नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं क्रिएट कर सकते हैं? क्योंकि यह कीवर्ड होता है, प्री डिफाइंड कीवर्ड होता है। कुछ कीवर्ड होते हैं जो सी में प्री डिफाइंड होते हैं या फिर और भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो होते हैं पहले से बनाए गए होते हैं। ठीक है, उन कंपनी के द्वारा यूज के लिए, तो इसको हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं। स्टार्टिंग में क्या है? स्टार्टिंग में जो हमारा नंबर है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है नाइन्थ, नाइन्थ में स्टार्टिंग में क्या है? नंबर है, तो इसको हम, मतलब कि वेरिएबल जो होते हैं वो नंबर से स्टार्ट नहीं होते हैं, हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये सब चीज़ें हैं जो आपको किसी भी वेरिएबल को क्रिएट करने से पहले ध्यान में रखनी है। ठीक है, मतलब वेरिएबल कैपिटल लेटर से स्मॉल मतलब कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो सकता है, बीच में हमको अंडरलाइन दे सकते हैं। ठीक है, स्मॉल लेटर से हो सकता है स्टार्ट। ठीक है, और अंडरस्कोर के बाद भी हम कैपिटल लेटर का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम
बीच में क्वेश्चन मार्क का यूज नहीं कर सकते हैं, बीच में स्पेस का यूज नहीं कर सकते हैं, वो गलत हो जाएगा। ब्रेक कीवर्ड का यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये प्री डिफाइंड होता है। और स्टार्टिंग में हम नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब आपको क्या करना है, ये सब आपको ध्यान में रखना है वेरिएबल को क्रिएट करते टाइम, क्रिएट करते समय। तो ये था पूरा वेरिएबल का कॉन्सेप्ट और वेरिएबल का पूरा डिटेल्स, ठीक है। इसके आगे का जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, 4th नंबर लेक्चर, उसमें हम देखने वाले हैं आप सभी के इस चैप्टर के बहुविकल्पी प्रश्न, अति लघु उत्तरी प्रश्न, दीर्घ उत्तरी प्रश्न। सो हेलो, वेलकम स्टूडेंट्स, 4th नंबर लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। कंप्यूटर का ये रहने वाला है हमारा 4th नंबर लेक्चर और चैप्टर नंबर फर्स्ट, ठीक है, क्लास 10th का सी भाषा का परिचय, महत्व और वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट, जो कि कंप्लीट लेक्चर्स आपको मैंने प्रोवाइड किया विथ 3 लेक्चर्स में। आपको 3 टॉपिक जो मेनली थे और ओवरऑल जो पूरे टॉपिक्स थे वो कवर किए गए हैं। आज का जो रहने वाला लेक्चर, इसमें मैं आप सभी को बहुविकल्पी प्रश्न, उसके साथ साथ अति लघु उत्तरी प्रश्न, लघु उत्तरी प्रश्न और दीर्घ उत्तरी प्रश्न के बारे में बताने वाला हूँ, ठीक है, कि कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। और यह जो क्वेश्चंस हैं बेसिकली ये बोर्ड परीक्षा से लिए गए हैं, पिछले वर्ष में जो आए हुए प्रश्न हैं उसी के बेसिस पे तैयार किए गए हैं। और इनका आंसर क्या रहेगा, पूरा डिटेल्स आपको कंप्लीट इसी वीडियो में वॉच करिएगा, इसी लेक्चर में मिलेगा, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और प्रिपरेशन आपका अच्छी तरीके से हो जाएगा। उससे पहले आप सभी के लिए एक टास्क है कि सी लैंग्वेज का विकास या फिर सी लैंग्वेज को कब डेवलप किया था, किस ईयर में डेवलप किया गया था, वो आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। जल्दी से जाइए, सर्च करिए अपने माइंड में, लेक्चर्स आपने देखा था रिपीट किए, अपने माइंड को तुरंत रिवीजन में डालिए और जल्दी से पुट करिए कमेंट बॉक्स में अपने आंसर को कि सी भाषा का विकास किस सन में हुआ था। चलिए चलते हैं हम अपने बहुविकल्पी प्रश्न की तरफ, बहुविकल्पी प्रश्न की तरफ, ठीक है। तो बहुविकल्पी प्रश्न जो होते हैं वो बेसिकली आपको बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं और ये जो प्रश्न है वो एक एक नंबर के लिए पूछे जाते हैं, ठीक है। एक एक नंबर के रहते हैं, एक एक नंबर के रहेंगे, मतलब एक बहुविकल्पी प्रश्न 1 नंबर का। और आपको पता है पिछली बार से 20 बहुविकल्पी प्रश्न बन रहे हैं, तो 20 नंबर का बहुविकल्पी प्रश्न ही रहेगा आपका पेपर में। अगर आपने नहीं देखा है सैंपल पेपर तो आप देख लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, सन 1967 में मार्टिन रिचर्ड ने किस भाषा का विकास किया था। मार्टिन रिचर्ड ने किस लैंग्वेज का विकास किया था, मतलब डेवलप किया था सन 1967 में, ठीक है। आपका जो ऑप्शन है वो है बी लैंग्वेज, BCPL लैंग्वेज, यूनिक्स लैंग्वेज या फिर सी लैंग्वेज। करेक्ट आंसर क्या है वो आप सभी को बताना है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करिएगा आपके कमेंट्स को, दैट आपको क्या लगता है कौन सा ऑप्शन सही होगा या फिर इसका करेक्ट आंसर क्या है। विद इन 10 सेकेंड में आपको मैं आंसर बताऊंगा। तो मार्टिन रिचर्ड जी ने सन 1967 ईस्वी में BCPL, ठीक है, BCPL प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डेवलप किया था। तो करेक्ट आंसर इसका क्या है, BCPL। चलिए देखते हैं कितने स्टूडेंट का सही हुआ है, आप सभी के कमेंट्स को मैं जरूर से चेक करूंगा। उसके बाद देखते हैं सेकेंड नंबर जो क्वेश्चन है बहुविकल्पी प्रश्न में, वो है हमारा कि सी भाषा का विकास किसके द्वारा किया गया था, मतलब सी भाषा को किसने डेवलप किया था। क्वेश्चन है ब्रायन कर्निंघम, डेनिस रिची, मार्टिन रिचर्ड या फिर केन थॉम्पसन, ठीक है। और करेक्ट आंसर क्या है वो आपको कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करना है। लेक्चर आपने देखा होगा तो 101% आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और इसका करेक्ट आंसर क्या है, सर डेनिस रिची जी ने सी लैंग्वेज को डेवलप किया था। अब ये क्वेश्चन मैंने आपको असाइनमेंट में भी दिया था मे बी, और ये क्वेश्चन आ ही गया आपका 3rd नंबर क्वेश्चन, सी भाषा का विकास किस सन में हुआ था। आपको बताना है कि सी भाषा का विकास किस सन में हुआ था। अब कमेंट करके बता दीजिए। अब तो आपके पास ऑप्शन भी मिल गए हैं, 1967 में, 1970 में या फिर 1972 में या फिर 1978 में। जल्दी से ड्रॉप करिए कमेंट बॉक्स में, आपके चेक कर रहा हूँ हर एक क्वेश्चन के आंसर को। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर जो है उसकी तरफ हम चलते हैं कि सी लैंग्वेज को किस सन में डेवलप किया गया था। तो सी लैंग्वेज को मेनली डेवलप किया था सन 1972 ईस्वी में, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या है, सी है। 4th नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि बहुविकल्पी है, द सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसके द्वारा लिखा गया पुस्तक है। मैंने लेक्चर में आपको एक एक पॉइंट बताया था, एक एक टॉपिक के बारे में बताया था, बहुत अच्छे से समझाया था। और ये सब क्वेश्चन अगर आपने लेक्चर अटेंड किया है तो आपके लिए
बहुत ही ईजी रहने वाला है आप सभी के लिए। यहाँ पे ऑप्शंस हैं ABCD, ब्रायन कनिंघम और डेनिस रिची, ब्रायन कनिंघम और केन थॉम्पसन। ठीक है, ये सब ऑप्शन है। अब बताइए आप कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसमें से, या फिर क्या इसका आंसर होगा। कमेंट बॉक्स में आप बताते रहिएगा, इससे आपका प्रिपरेशन भी होगा और मुझे पता भी चलता रहेगा कि कौन से स्टूडेंट्स अच्छा कर रहे हैं। उनका मैं कम्युनिटी टैब में जो ज़्यादा सवाल का, जो ज़्यादा क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा, उनका कम्युनिटी टैब में मैं पोस्टर में नाम रहेगा और आपका यहाँ पे डिटेल्स रहेगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ब्रायन कर्निंगम तथा डेनिस रिची जी ने दोनों पर्सन मिल करके द सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पुस्तक को लिखा है। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन हमारा, सी किस प्रकार की लैंग्वेज है। सी भाषा जो है वो किस प्रकार की लैंग्वेज है। हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज, बाइनरी लैंग्वेज या फिर मशीन लैंग्वेज। हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको लेक्चर में था। लेक्चर आपने मिस किया है तो अभी भी आपके पास टाइम है, लेक्चर को आप रिपीट कर लेना जिससे आपका कोई भी डाउट ना रहे। तो करेक्ट आंसर इसका क्या है, सी इज अ हाई लेवल लैंग्वेज। मतलब कौन सा लैंग्वेज है, उच्च स्तरीय भाषा है सी। 6 नंबर क्वेश्चन है, सी भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को किसके द्वारा मशीन भाषा में परिवर्तित किया जाता है। कंपाइलर के द्वारा, इंटरप्रेटर के द्वारा, असेंबलर के द्वारा या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और आप सभी को इसका आंसर 100% पता होना चाहिए कि जो सी भाषा में लिखे गए प्रोग्राम होते हैं उनको हम कंपाइलर की मदद से मशीन भाषा में कन्वर्ट करते हैं, परिवर्तित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी भाषा की कौन सी विशेषता नहीं है। कौन सी विशेषता नहीं है वो आपको बताना है। ठीक है, तीव्र होता है, पोर्टेबल होता है, असंगठित होता है या फिर सुरुचिपूर्ण होता है। इसमें से आपको बताना है कि सी भाषा की नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सी विशेषता नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन पे आप एक बार गौर करिएगा। तो आप सभी को मैंने बताया था, जब इसका मैंने कॉन्सेप्ट में आपको इम्पोर्टेंस ऑफ सी बताया था तो उसमें बताया था कि सी जो होता है वो सुरुचिपूर्ण होता है, पोर्टेबल होता है, तीव्र होता है, लेकिन यह असंगठित नहीं होता है। ठीक है, तो ये इसका ऑप्शन होगा, असंगठित। फिर है हमारा 8 नंबर क्वेश्चन कि सी भाषा का उपयोग किस ऑपरेटिंग सिस्टम पर किया जा सकता है। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, यूनिक्स में, विंडोज में, डॉस में या फिर इनमें से सभी। तो आप सभी को मैंने एक चीज बताया था कि सी क्या होता है, पोर्टेबल होता है। मतलब हम किसी भी विंडोज में, सॉफ्टवेयर में, ऑपरेटिंग सिस्टम में इसको यूज कर सकते हैं। तो जो हमारा डी नंबर ऑप्शन है, इनमें से सभी, मतलब यूनिक्स, विंडोज, डॉस, सब में हम क्या कर सकते हैं, सी भाषा का यूज हम कर सकते हैं। ठीक है, करेक्ट आंसर हमारा डी ऑप्शन होगा। तो ये थे बहुविकल्पी के पूरे क्वेश्चन, जो कि आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी बहुत ही अच्छी तरीके से। और मैं कमेंट बॉक्स जल्दी से चेक कर लेता हूँ कि कितने स्टूडेंट्स ने सही आंसर दिया है। सो अब नेक्स्ट जो हमारा कॉन्सेप्ट है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो है वो भी एक एक नंबर वाले ही रहते हैं। इनका मतलब 1 लाइन में इसका आंसर देना रहता है। जैसे है, BCPL भाषा का विकास किसने किया था। इसका आंसर आपको कहाँ देखने को मिलेगा, लेक्चर में जाइए। फर्स्ट नंबर लेक्चर में मैंने आपको जब हिस्ट्री बताया था उसमें मैंने आपको बताया था BCPL के बारे में, इस लैंग्वेज के बारे में। तो देखिए यहाँ पे है BCPL, बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसका आविष्कार किसने किया था, सर मार्टिन रिचर्ड ने किया था। करेक्ट आंसर क्या है, सर मार्टिन रिचर्ड ने BCPL लैंग्वेज का आविष्कार किया था। चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि बी भाषा का विकास किसने किया था। इसका भी आंसर कहाँ पे मिलेगा, उसी वाले लेक्चर में मिलेगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि बार बार मैं वहाँ पे लेके जाऊँगा लेक्चर वाले पेज पे, तो जो है टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा। तो बी भाषा का विकास किसने किया था, इसका जो करेक्ट आंसर है ये आपको फर्स्ट नंबर लेक्चर में देखने को मिलेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखिए अगर आपने लेक्चर अच्छे से देखा है तो आपको सभी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ये टॉपिक का आंसर भी, इस क्वेश्चन का आंसर भी मिल गया होगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है हमारा केन थॉमसन ने बी लैंग्वेज का आविष्कार किया था। कैसे लैंग्वेज इसका आविष्कार किया था, BCPL लैंग्वेज में कुछ और विशेषताएं थी, उनको जोड़ करके किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सी लैंग्वेज के बारे में कि सी लैंग्वेज को कब विकसित किया गया था, मतलब किस सन में विकास किया गया था इसका। तो इसका तो आंसर आप सभी को इसी बहुविकल्पी प्रश्न में मिल गया होगा। 1972 में हमने सी लैंग्वेज को डेवलप किया गया था। ठीक है, और उसके बाद आगे का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी भाषा का विकास कहाँ हुआ था। तो आप सभी को पता है सी भाषा का विकास वेल लेबोरेटरी में हुआ था। कहाँ पे आपको इसका आंसर मिलेगा वो भी आपको पता है, फर्स्ट नंबर लेक्चर में आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। वहाँ पे आपको पूरा डिटेल में चीज़ें बताई गई थी, ये टॉपिक के बारे में बताया गया था।
इसीलिए बताया गया था कि इससे रिलेटेड जो भी आपका रहे क्वेश्चन वो सॉल्व हो जाए। यहाँ पे देखिए 1972 में डेनिस रिची ने वेल प्रयोगशाला में सी लैंग्वेज को डेवलप किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, उसको देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सी भाषा की 4 विशेषताएं बताइए। तो सी भाषा की जो 4 विशेषताएं हैं उसको मैं आपको ऐसे ही बता दे रहा हूँ। बाकी आपको अगर ज़्यादा जानना हो इसके बारे में तो आप लेक्चर आपने देखा एक बार रिपीट कर लीजिएगा, और आप नोट्स चाहे तो अपने एंड से बना सकते हैं या फिर आप टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो 4 विशेषताएं क्या होती हैं? सी भाषा जो होता है वो तेज होता है, पोर्टेबल होता है, ठीक है, और ये सुसंगठित होता है, सुरुचिपूर्ण होता है। और ये विशेषताएं कहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी? ये विशेषताओं यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। ये देखिए सी भाषा की कौन सी विशेषताएं नहीं है, तो जो असंगठित है वही इसका करेक्ट आंसर था। तो असंगठित के अलावा जितने भी और आंसर हैं ये सब इसके क्या हैं, विशेषताएं हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम चलते हैं आगे की तरफ। तो आगे का हमारा जो क्वेश्चन था वो क्या है, लास्ट नंबर क्वेश्चन। ठीक है, लास्ट नंबर क्वेश्चन अति लघु उत्तरी में है कि वेरिएबल्स का क्या अर्थ होता है। वेरिएबल्स क्या होते हैं आप सभी को ऑलरेडी पता है। वेरिएबल इज अ कंटेनर जो कि क्या करते हैं, वैल्यू को कंटेन करते हैं। वेरिएबल क्या होते हैं, कंटेनर होते हैं, वैल्यू को कंटेन करते हैं। ठीक है, फिर है हमारा लघु उत्तरी प्रश्न। लघु उत्तरी प्रश्न जो होते हैं वो 2 नंबर के लिए बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। मतलब लघु उत्तरी जो होते हैं वो दोनों 2-2 नंबर वाले होते हैं, और जो दीर्घ उत्तरी होते हैं वो 4 नंबर वाले होते हैं। ठीक है, देख लीजिए, मैंने स्टार्टिंग जब चैप्टर स्टार्ट हुआ था उसी में मैंने आपको बताया था कि 3 जो टॉपिक है उसको आप पकड़ के चलना, उसको आप याद करके चलना, उसको आप अच्छे से समझ लेना। बाकी इस चैप्टर से अगर पूछा जाएगा तो वही पूछा जाएगा, नहीं तो कुछ नहीं। जैसे देखिए, सी भाषा के विकास पर संक्षिप्त प्रकाश डालिए। 2 नंबर वाला है, मतलब ज्यादा आपको नहीं लिखना है। सी भाषा की प्रमुख विशेषताएं बताइए। और दीर्घ उत्तरी में क्या है, सी भाषा के विकास को विस्तार में समझाइए। और सी भाषा की प्रमुख विशेषताओं पर टिप्पणी लिखिए। 2 नंबर वाले में जो है उसमें 2 विशेषता आप लिख देना। 5 पॉइंट मैंने आपको बताया है ना विशेषता में, इंपॉर्टेंस ऑफ सी वाले मतलब सेकंड वाले लेक्चर में। तो 2 पॉइंट लिख देना 2 नंबर वाले में, और 4 नंबर वाले में 5 पॉइंट लिख देना। ठीक है, 5 पॉइंट लिख देना। उसके बाद जो हमारा प्रमुख विशेषता है वो तो हो गया आंसर इसका। इसका आंसर कहाँ पे है, इसका आंसर सेकंड नंबर वाले लेक्चर में होगा। और सेकंड नंबर वाला लेक्चर क्या था, इंपॉर्टेंस ऑफ सी, मतलब सी की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। यहाँ पे मैंने 5 आपको बताया था पॉइंट। 2 नंबर का आएगा तो 2 लिख देना या फिर 3 लिख देना, और अगर 5 नंबर में 4 नंबर में आ रहा है तो 5 पॉइंट लिख देना बस। उसके बाद ये था कि सी भाषा के विकास पर संक्षिप्त में लिखिए या और विस्तार में लिखिए। तो सी भाषा का जो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था उसमें आपको ऑलरेडी सब चीज़ें समझा दी थी कि सी जो होती है बहुत ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लोकप्रिय है। इसके अलावा इसको कब डेवलप किया गया था, कैसे डेवलप किया गया था, किन लैंग्वेज को ऐड करके डेवलप किया गया था, या हाई लेवल स्ट्रक्चर्ड या फिर यह पोर्टेबल है, इसको हम कहीं पे भी रन कर सकते हैं किसी भी उसमें। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो गई होंगी। सो ये था पूरा हमारा लेक्चर नंबर कंप्लीट हो गया। मतलब आपका जो चैप्टर नंबर फर्स्ट चल रहा था, सी भाषा का परिचय, महत्व और वेरिएबल्स की अवधारणा, इसका पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया, पूरा लेक्चर कंप्लीट हो गया, इसके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए, और इसके जो भी बहुविकल्पी, अति लघु उत्तरी, दीर्घ उत्तरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थे वो भी आपको बता दिए गए हैं। इसका आपको टेस्ट कब चाहिए, मतलब इसमें जो भी टेस्ट अगर आप देना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नेक्स्ट वीडियो के लिए।